हमारी अब तक की जानकारी के मुताबिक सौर मंडल में धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की उत्पत्ति का सबसे अनुकूल वातावरण है। पानी और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, सूरज की सही दूरी इंसान के पनपने लायक हैं। लेकिन इसी इंसान के लालच ने इस जीवनदायिनी माहौल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और विकास की बेतरतीब दौड़ ने प्रकृति का दम घोंट दिया है, जहां अब खुद इंसान का सांस लेना दूभर हो रहा है। दूर ना जाएं तो इसका एक सटीक उदाहरण दिसंबर 2016 की शुरुआत है, जब हमारी राजधानी दिल्ली नमी युक्त धुंध से ढक गई। हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कई तरह के कणों की मौजूदगी ने पूरी आबादी को एक गैस चेंबर में तब्दील कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। वैज्ञानिक इस समस्या पर पहले से काम कर रहे हैं। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विंटर फॉग कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसमें देश की कई वैज्ञानिक शोध संस्थाएं कोहरे के भौतिक और रासायनिक कारणों पर शोध करें। बेसिकली इट इज अ न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन मॉडल। ये एक न्यूमेरिकल प्रोडक्शन मॉडल है, इसलिए ये वातावरण की स्थिति को समझ लेता है और धुंध का निर्माण करने वाले कारकों की जानकारी देता है। तो हम इसी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। That we are actually simulating. 1 साल तक चलने वाले इस शोध के जरिए कोहरे से निजात पाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाएंगे, और अगर ये कामयाब रहते हैं तो देश को एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉग को अंडरस्टैंड करना, इसको अच्छा से मॉनिटरिंग करना और टाइमली और एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट करना। अभी हमारा ये जो कैंपेन चल रहा है, इसमें जो मॉडल हमारा रन हो रहा है, इसकी फोरकास्ट कैपेबिलिटी 24 आवर्स है एक्यूरेसी। हालांकि दिल्ली में शुरुआती धुंध के कई कारणों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने वाले कृषि कचरे को जिम्मेदार माना जाता रहा है। ये अपने आप में एक समस्या है, जिसका हल तलाशा है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी ने। टेरी पिछले कई साल से एक नई तकनीक पर काम कर रहा है, जिससे न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है, बल्कि कृषि कचरे और अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण से भी निजात मिल सकेगा। ये है 2 स्टेज बायोमास गैसिफायर टेक्नोलॉजी, यानी 2 चरण वाली बायोमास गैसिफायर तकनीक। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी ने तकनीकी सहयोग योजना के तहत डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड की एक प्रौद्योगिकीय विकास एजेंसी FN-ART के सहयोग से इस तकनीक को राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया है। तकनीकी विकास करने के लिए सारा जो सहयोग था फाइनेंशियली, वो हमें स्विट्ज़रलैंड की बायलैटरल एजेंसी, जो इंडिया में स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अनुरूप किया हमारे लिए। इस तकनीक के प्रथम चरण में संयंत्र के जरिए पहले वन उपज अपशिष्ट और कृषि कचरे को एक नियंत्रित तापमान और उच्च दाब प्रणाली के जरिए चारकोल में बदल दिया जाता है। दूसरे चरण में यही चारकोल या बायोमास बॉयलर के जरिए मध्यम उच्च तापमान पर गैस में बदल दिया जाता है। इस गैस को फिल्टर और क्लीनिंग के बाद इंजन तक पहुंचाया जाता है, जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। 2 स्टेज बायोमास गैसिफायर पारंपरिक बायोमास गैसीकरण तकनीक की तुलना में कम रखरखाव वाला, बिना टार गठन और पानी की बर्बादी के ज्यादा उपयोगी पद्धति है। चूंकि कृषि कचरे की उपलब्धता वाले इलाकों में ही ये प्लांट लगाए जा सकते हैं, इसलिए इसका सीधा फायदा ग्रामीण इलाकों को अक्षय ऊर्जा देने में किया जा सकता है।
फिलहाल टेरी ने SDC के साथ मिलकर ऐसे 3 प्लांट लगाए हैं। इनमें से एक है ओडिशा के रायगढ़ जिले में, दूसरा कोरापुट और तीसरा मध्य प्रदेश के सतना जिले में काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए गांवों की सामुदायिक गतिविधियों मसलन अगरबत्ती बनाना और दलहन की सफाई जैसे कार्यों को भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही बिजली की जरूरत भी पूरी हो रही है। बायोमास से निजात पाने का एक और तरीका भी इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि उत्पादों से निकलने वाले कचरे को कंप्रेस प्लांट में जमा किया जाता है, जहां उनके ब्रिक्स और प्लेटलेट्स बनाए जाते हैं। जो हमें फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमास, जो डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें मिलते हैं जो फील्ड के अंदर, कुछ स्ट्रॉ की फॉर्म में, कुछ डस्ट की फॉर्म में, तो उन सबको हम इस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके हम इससे एक स्टैंडर्ड फ्यूल बनाया जाता है, जिसमें उसका यूनिफॉर्म साइज़, डायमेंशंस और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम मेंटेन करते हैं एक यूनिफॉर्म क्वालिटी की। उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस बायोफ्यूल इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स और ब्रिकेट्स, जो थोड़ा सा और ये 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स हैं जो यहाँ बनाए जाते हैं। कृषि कचरे या बायोमास के प्रमुख यौगिक लिग्निन और सेल्यूलोज हैं। कचरे को प्लांट में मशीनों के जरिए 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च दबाव प्रणाली से कंप्रेस किया जाता है। इस तापमान पर लिग्निन पिघल जाता है और इनके छोटी गोलियां प्लेटलेट्स या ब्रिक्स बना दिए जाते हैं। इस तरह ये परिवहन और भंडारण में कम जगह घेरता है और साथ ही बेहतर ज्वलनशील ईंधन बन जाता है, जिसका इस्तेमाल कोयला या जलाऊ लकड़ी की जगह किया जा सकता है। बायोमास प्लेटलेट्स या ब्रिक्स का अन्य पर्यावरण समस्याओं में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि कचरे से निर्मित इस ठोस ईंधन का मकसद धुआं रहित ईंधन विकसित करना है। इन पैलेट्स या ब्रिक्स को बनाने के लिए पुआल, गन्ना अवशेष, मक्का के अवशेष, मूंगफली के छिलके, जंगल का कचरा आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ईंधन के फायदों की बात करें तो पैलेट या ब्रिक्स ईंधन कार्बन न्यूट्रल ईंधन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के जोखिम को बचाता है, क्योंकि इन्हें जलाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो पेड़ों द्वारा सोखे जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता। इसको जलाने में धुआं नहीं होता, इसलिए ये अक्षय ऊर्जा का एक बेहतर स्रोत बनता जा रहा है। बायोमास का उत्पादन जहां पारंपरिक ईंधन के नुकसान को कम करेगा, वहीं अक्षय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है ताकि पेट्रोलियम का इस्तेमाल ही कम से कम किया जा सके। इसका एक समाधान है बायोडीजल। पौधों पर आधारित ऊर्जा का ये तरीका पर्यावरण के लिए सुरक्षित, कम लागत वाला और दीर्घकालीन है। बायोडीजल विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए नागपुर के नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गंदे पानी में पैदा होने वाला अलगी को बायोडीजल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया है। We have to give the special environment for growing the सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए हमें उन्हें अनुकूल वातावरण देना होता है। विकसित होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेती है और इस प्रकार एल्गी तेल में परिवर्तित हो जाती है। इस तेल से डीजल बनाया जाता है। इसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है और इसका विभिन्न उद्देश्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। which is formed from the fossil fuel and it can be used for several purposes. शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी महाराष्ट्र में वाहन बनाने वाले एक प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी में मौजूद विभिन्न माइक्रो अलगी का अध्ययन किया। शोध के नतीजों से पता चला
कि अलगी वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से चर्बीदार तत्व पैदा करते हैं, जिसे बायोडीजल में बदला जा सकता है। अध्ययन से ये भी पता चला कि मिश्रित अलगी के नमूनों में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता है। बायोडीजल पौधों की खेती में भारी मात्रा में पानी लगता है, लेकिन अलगी के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी ओर ये वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखता है। ये पौधे इंसानों के लिए खाद्य के स्रोत भी नहीं है, लिहाजा इंसानों की खाद्य श्रृंखला पर भी असर नहीं पड़ता। ये शोध अफ्रीकी जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में छपा है। साफ है, अलगी वैकल्पिक ऊर्जा का नया साधन बन सकता है, और वो भी गंदे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस का इस्तेमाल करके। CSIR की नेशनल फिजिकल टेक्नोलॉजी लैब ने रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट्स इनटू टाइल्स फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फॉर सोसाइटल यूसेज योजना तैयार की है, जिसके तहत बेकार प्लास्टिक बैग और बोतलों को फिलर की मदद से विशेष टाइल्स में बदला जा रहा है। इस तकनीकी के नतीजे दिखाने के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने प्लास्टिक टाइल्स का इस्तेमाल कर एक छोटा शौचालय तैयार किया है। ये विशेष जल रहित शौचालय एक सोलर पैनल, रात में चमकने वाले दरवाजे और एक अल्ट्रावायलेट सुरक्षा तकनीकी से लैस है। हमने ऐसी तकनीक विकसित की है जो समाज के लिए फायदेमंद है। जैसा कि इसे प्लास्टिक टाइल्स से बनाया गया है, ये पर्यावरण के अनुकूल है। हमने अलग अलग परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया है। इसकी कार्यक्षमता काफी अच्छी है और ये बिना खराब हुए 20 से 30 साल तक कार्य कर सकता है। अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन भी इसका एक अच्छा गुण है। जानकारों के मुताबिक प्लास्टिक से बना ये ढांचा पर्यावरण के अनुकूल है और इसकी जिंदगी 20 से 30 साल तक है। ये तकनीकी उद्योगों को दी जा रही है, जो प्लास्टिक और खुले में शौच जैसी समस्या के निदान में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। प्लास्टिक कचरे की बात करें तो लगातार गाइडलाइंस और नियमों के बावजूद भारत में करीब 60 शहरों में रोजाना 15,342 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, जिनमें करीब 6,000 प्लास्टिक कचरे का निस्तारण नहीं हो पाता। इसका उपाय तलाशा है विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIR ने। संस्थान की पेट्रोलियम शोध प्रयोगशाला IIP ने गेल के साथ एक अनोखी तकनीक विकसित की है, जिससे पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन जैसे बेकार प्लास्टिक को पेट्रोल, डीजल या LPG गैस में तब्दील किया जा सकता है। इस तकनीक के तहत सबसे पहले प्लास्टिक कचरे को ऊष्मा और उत्प्रेरक के जरिए क्रूड ऑयल में बदला जाता है और फिर कंडेंसेशन और फ्रैक्शनेशन यानी संघनन और विघटन के जरिए उसमें से डीजल और पेट्रोल जैसे तरल हाइड्रोकार्बन्स अलग कर लिए जाते हैं। हमारा तरीका पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, जहां हमने बहुत खास उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया है, जो आने वाली वाष्प को दूसरे पदार्थों में बदल देते हैं, जो कि बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जैसे यूरो 4, यूरो 5 तक, क्योंकि इनमें सल्फर की मात्रा 0 होती है। बाकी सभी परिवहन ईंधनों का मुख्य तत्व सल्फर है, चूंकि हम जो उत्प्रेरक द्रव्य इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सल्फर नहीं है। इसलिए जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनसे और अंदरूनी अणुओं के पुनर्विस्थापन की वजह से हमें स्वच्छ ईंधन मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के दौरान पैदा हुई हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल LPG के लिए किया जा सकता है। CSIR IIP को ये तकनीक विकसित करने के लिए साल 2012-13 के टेक्नोलॉजी इनोवेशन के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्लास्टिक से ईंधन पैदा करने के कई दावे पहले भी किए गए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है
जब नतीजा ईंधन के लिए जरूरी मानकों पर खरा उतरा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस नई प्रक्रिया के सहारे 1 किलो क्लीन पॉलिथीन और पॉलीप्रोपिलीन के 650 ml से 700 ml तक पेट्रोल और करीब 800 से 850 ml तक डीजल बनाया जा सकता है। इसके अलावा करीब 450 से 500 ml तक एरोमेटिक्स और एलपीजी पैदा होगी, सो अलग। इस तरीके से पैदा किए गए पेट्रोल और डीजल यूरो 3 के ज्यादातर मानकों को पूरा करते हैं। फिलहाल इनका प्रयोग पैसेंजर कार में किया गया है, जिसका प्रदर्शन कमर्शियल गाड़ियों की ईंधन के बराबर साबित हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस तकनीक पर आधारित प्लांट छोटी या बड़ी किसी भी जगह पर आसानी से लगाया जा सकता है और ये प्रक्रिया पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। पेट्रोलियम को ज्यादा ज्वलनशील और उसके नुकसान को कम करने के लिए उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंजन में पेट्रोल 100% तक जल जाता है और साथ ही इससे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण भी नहीं होता। फिलहाल ये मात्रा पेट्रोल में 3% तक है, जिसे बढ़ाने के लिए पहले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। भारत में अभी तक शीरे द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाता रहा है, जिसे फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल कहते हैं। अब उत्तराखंड के काशीपुर में पहले सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। 10 टन क्षमता वाले इस प्लांट में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण सेंटर फॉर एनर्जी बायोसाइंसेज द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में किया गया है। इस पद्धति में फसलों के बचे हुए हिस्सों जैसे चावल और गेहूं का भूसा, बांस, पशुओं का चारा और कपास की डंठल आदि को प्रयोग में लाकर 24 घंटे में एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। देखा जाए तो एथेनॉल निर्माण और मिश्रण के कई उद्देश्य हैं। इससे आयात घटने, विदेशी मुद्रा बचने, किसानों को फसलों का सही दाम मिलने और पर्यावरण संरक्षण के अलावा लोगों को बेहतर रोजगार की संभावना बढ़ी है।